हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नर्सिंग क्लासेस। इस क्लास में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर या फिर हमीरपुर बोर्ड कमीशन अपकमिंग स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें। स्टार्ट करते हैं। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन डजंट टेक प्लेस एट। सुपाइनेशन का मतलब होता है सीधा एंड प्रोनेशन का मतलब होता है उल्टा। तो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन डजंट टेक प्लेस। ऑप्शन है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट का मतलब होता है रेडियल एंड अल्नर जो बोन है उनका उनके बीच का जॉइंट जो है वो रेडियो अल्नर जॉइंट कहा जाता है। एंड ये तीनों ही ऑप्शन जो है सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ठीक है, ये तीनों ही जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट या इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये रोल परफॉर्म करते हैं सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन में। ये क्या करेंगे, वो आर्म का मूवमेंट करवा लेंगे, ठीक है। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन कर सकते हैं, सीधा उल्टा कर सकते हैं। लेकिन रेडियो कार्पल जॉइंट जो है ये रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट, यहाँ पे इस तरह की कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन डी एंड ई जो है वो करेक्ट आंसर है। कुछ मसल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है सुपाइनेशन और प्रोनेशन करने में। फॉर एग्जाम्पल सुपाइनेटर, सुपाइनेटर मसल जो होती है वो एक्सटेंड करती है एल्बो को। बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि फ्लेक्स्ड करती है एल्बो को। एंड ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस जो है वो टू फंक्शन परफॉर्म करती है। ये पर प्रोनेशन भी करवाती है एंड सुपाइनेशन भी कराती है। प्रोनेशन की बात की जाए तो प्रोनेटर टेरिस जो है वो रैपिड प्रोनेटर मसल्स होती हैं। एंड प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, मैंने प्रोनेटर क्वाड्रेट्स के बारे में आपको कल पढ़ाया था। प्रोनेटर क्वाड्रेट्स जो होती है वो आपके अल्ना एंड रेडियस से ओरिजिनेट होती थी। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक्लूजन अकर एट सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ब्लड फ्लो इज मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनास्टोमोसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब हम किस तरह से एनास्टोमोसिस करके ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन सी आर्टरी हैं जिनके बीच में एनास्टोमोसिस, जिनको हम जोड़ के जो है वो ब्लड फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी एंड पोस्ट circumflex femoral artery. Option B, anterior and posterior circumflex femoral artery. Option C, circumflex scapular and posterior circumflex femoral artery. Option D, deep branch of transverse cervical artery and subcapsular artery. Option E, anterior circumflex artery and subcapsular artery. तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी एंड पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी जो होती है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से ये ओरिजिनेट होती है और ये सप्लाई करती है रोटेटर कफ को, साथ में क्लैविकल एंड शोल्डर जॉइंट को भी ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो रहती है वो आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी ही है और जो कि सप्लाई करती है फॉर द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट एंड डेल्टोइड टेरिस मेजर माइनर, इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। नेक्स्ट है सर्कमफ्लेक्स, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी में है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो जिस तरह से मैंने पोस्ट सर्कमफ्लेक्स का वर्क बताया, सेम एंटीरियर जो है वो भी वही फंक्शन परफॉर्म करती है
ऑप्शन सी रहता है हमारा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो है वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। ये भी जो है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड डेल्टॉइड टेरिस मेजर माइनर को ही ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सब कैप्सुलर आर्टरी। तो ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है डीप ब्रांच एंड सुपीरियर ब्रांच में। ठीक है, सुपीरियर ब्रांच और डीप ब्रांच में ये फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाती है और ये अराइज होती है सब क्लेवियन आर्टरी से ही। ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी से ही ये डीप ब्रांच जो आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है वो फॉर्म हुई है। और इसका काम जो होता है ब्लड सप्लाई देना होता है ट्रेपेजियस मसल्स को। ट्रेपेजियस मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? अगर आपको पता हो तो ट्रेपेजियस मसल जो होती हैं वो नेक से स्टार्ट होती है, शोल्डर बैक तक जाती होती हैं, जो कि फर्दर मूवमेंट करवाने में रोल प्ले करती हैं। तो क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा गया था कि ऑक्लूजन है सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में, अब सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी को कौन ब्लड जो है सप्लाई कर सकता है? देखिए, पोस्ट सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी जो है ये एक्सिलरी आर्टरी को सप्लाई देती है और सुप्रा कैप्सुलर आर्टरी जो है वो मैंने बताया था आपको कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर सकते हैं हम, और दूसरा डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सब कैप्सुलर आर्टरी में एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू रिगार्डिंग रेड पल्प ऑफ स्प्लीन। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन के बारे में क्या सही है? स्प्लीन में दो तरह के पल्प पाए जाते हैं, एक तो रेड पल्प होता है, दूसरा होता है व्हाइट पल्प। ऑप्शन ए पेरी आर्टरियोलर lymphoid sheath, option B B cell containing lymphoid follicles, option C perisinusoidal macrophages, option D composed of sinusoids and splenic cords, option E removal of old RBCs and modification of new cells। ऑप्शन ए की बात करें तो पेरी आर्टरियोलर लिम्फोइड शीथ जो रहती है वो पोर्शन है वाइट पल्प का। ठीक है, यहाँ पे टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये वाइट पल्प का पार्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है बी सेल कंटेनिंग लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं बी सेल्स लिम्फोइड फॉलिकल्स, अब इन्होंने बताया कि बी सेल्स में जो है वो लिम्फोइड फॉलिकल्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी सेल्स में जो है वो लिम्फोइड फॉलिकल्स नहीं होते हैं। बी सेल जो है वो फर्दर कुछ और फॉर्म करती है, अगर आपको पता हो। एक तो होते हैं हमारे टी सेल्स, दूसरे होते हैं बी सेल्स। नेक्स्ट है पेरिसाइनोसॉइडल मैक्रोफेजेस। पेरिसाइनोसॉइडल मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन रहता है उनका। ठीक है, जो स्प्लीन होता है यहाँ पे मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ऑप्शन डी में बताया है कंपोज्ड ऑफ साइनोसॉइड्स एंड स्प्लीनिक कॉर्ड्स। साइनोसॉइड्स का मतलब रहता है, साइनोसॉइड्स जो होते हैं वो क्या होता वो स्मॉल इरेगुलर शेप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो
नेक्स्ट है स्प्लेनिक कॉर्ड। स्प्लेनिक कॉर्ड जो है वो रेड पल्प कॉर्ड भी बोल सकते हो आप, एंड ये तो प्रेजेंट हुई क्योंकि इसका अनदर नाम ही जो है वो रेड पल्प कॉर्ड है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब जो है स्प्लेनिक कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ऑप्शन ई, रिमूवल ऑफ ओल्ड आरबीसीज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू सेल्स। आप सभी ने पहले ही सुना होगा कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, राइट। तो यहाँ पे जो है वो रिमूवल ऑफ ओल्ड आरबीसीज होता है और मॉडिफिकेशन होता है, न्यू सेल्स का मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बताया कि साइनोसॉइड्स हैं यहाँ पे, तो साइनोसॉइड्स जो है इरेगुलर ब्लड वेसल्स हैं, है ना। तो वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं आरबीसीज, तभी हम बोल सकते हैं कि स्प्लीन जो है वो एक ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का। ओके, सो यहाँ पे जो है सी डी ई तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फोइड शीथ मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, व्हाइट पल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन A2 इज और आर। यहाँ पे A2 का मतलब हुआ अल्फा, ठीक है। तो क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है रिगार्डिंग अल्फा 2 के रिगार्डिंग, क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन इज मोर देन हीमोग्लोबिन अल्फा। ऑप्शन सी, लेवल इज इंक्रीज इन थैलेसीमिया। ऑप्शन डी, consist 2 alpha and 2 beta chain. ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ बात की जाए कि इसमें जो है मोर कैपेसिटी होती है कैरी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की कैरिंग आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इज मोर देन HbA, और HbA मीन्स हीमोग्लोबिन अल्फा या हीमोग्लोबिन अल्फा 2 से देख लीजिए कि कंसंट्रेशन जो है किसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इंक्रीज इन थैलेसीमिया, क्या थैलेसीमिया में इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, या फिर इसमें जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होती हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो HbA2 है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है HbA से। और साथ में जो HbA2 है वो इन सम प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग लूप ऑफ हेनले इन किडनी इज और आर। लूप ऑफ हेनले जो होते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है, क्या वर्क करते हैं ये। ऑप्शन ए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए का असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली एब्जॉर्ब सोडियम, असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली एब्जॉर्ब क्लोराइड, असेंडिंग लिम्ब secrete water in lumen. Option D, descending limb secrete water. Option E, descending limb receive hyperosmolar fluid from PCT. अगर बात की जाए लूप ऑफ हेनले की, जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सोडियम क्लोराइड जो है उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है
अगर बात करते हैं पीसीटी की, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में पीसीटी ही आता है। पीसीटी जो है वो ग्लूकोज की 100% जो है रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, देन सोडियम एंड अदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करवाने का काम करता है पीसीटी भी। देन उसके बाद आपका आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो अगर बात पूछा जाए कि आपकी जो डायरेटिक्स होती हैं वो कहाँ पे रोल प्ले करती हैं, कहाँ पे जैसे हमने डायरेटिक्स दिया किसी पर्सन को तो वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगी, तो लूप ऑफ हेनले पे वो अपना एक्शन लेती है। ठीक है। तो असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले जो है वो अपना रोल प्ले करता है, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन करवाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आर शोन बाय। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो डैमेज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहते हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। ये अगर सिंपल आसान लैंग्वेज में बात की जाए तो ये फ्री रेडिकल्स को जो है डैमेज करवाते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होते हैं, जब कोई भी स्मोक करता है या फिर किसी भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए जो है वो एनवायरनमेंट सही नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग कर रहा है और जो स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ में जो भी एयर आ रही है आपने वो इनहेल कर ली, उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कराते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करी जाए तो विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, विटामिन बी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा विटामिन सी जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक ये सभी जो है एंटीऑक्सीडेंट हैं और नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में। विटामिन बी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, वो हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट नहीं कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसेशन कैरिड बाय देम इंक्लूड। इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा कि ये सेंसरी रिसेप्टर का वर्क है। देखिए यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के और साथ में उनका फंक्शन बताया गया है। अब आपको उनमें से एक आंसर चूज करना है, एक या दो आंसर्स को बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है कि ठीक है ये वाला रिसेप्टर जो है ये वाला वर्क करवाता है। ये सब आपने देखना है। ऑप्शन ए में है क्राउज बल्ब जो कि प्रेशर करवाएगा। ऑप्शन बी पेशियन कार्पासल्स जो है वो वाइब्रेशन कराते हैं। मैसेनर कार्पासल्स जो है वो प्रेशर करवाते हैं, प्रेशर में रोल प्ले करते हैं। रूफिनी एंड ऑर्गन जो है वो प्रेशर में रोल प्ले करते हैं। मार्कर डिस्क को कोल्ड टेम्परेचर में वर्क परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो क्राउस बल्ब हैं वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर मीन्स थर्मो का मतलब होता है हीट एंड रिसेप्टर मतलब सेंसेशन फील होगा। ठीक है। सिंपल सी बात है, जितने भी रिसेप्टर्स, अगर रिसेप्टर की बात की जाए कि सेंसरी रिसेप्टर, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें फील हो पाता है, सेंसेशन फील हो पाती है। तो क्राउस बल्ब रिसेप्टर जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर के लिए, सेंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
वहाँ पे अगर आपको कोल्ड फील होता है, कोल्ड टेम्परेचर का फील होता है, वो क्राउस बल्ब की वजह से होता है, ना कि ये प्रेशर में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है पैशियनन कार्पसल्स जो होते हैं वो प्रेशर एंड वाइब्रेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपको प्रेशर एंड वाइब्रेशन अगर फील होती है तो वो पैशियनन कार्पसल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है मेसिनर कार्पसल्स। मेसिनर कार्पसल्स जो होते हैं वो टैक्टाइल रिसेप्टर रहते हैं जो कि टच एंड वाइब्रेशन में रोल प्ले करते हैं। रूफिनी एंड ऑर्गन जो होते हैं वो भी वाइब्रेशन एंड प्रेशर में रोल प्ले करते हैं। देन मार्कर डिस्क जो होती हैं ये आपके फिंगरप्रिंट को फॉर्म करती हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट जो बनते हैं हमारे वो मार्कर डिस्क की वजह से बनते हैं और वहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है आपकी फिंगर टिप पे, जो कि टच का फील करवाने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन ए मैंने बताया कि क्राउस बल्ब जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को जो है वो फील कराएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत कॉम्बिनेशन हुआ। पैशियन कार्पसल्स जो है वो वाइब्रेशन एंड प्रेशर फील कराते हैं, ऑप्शन बी का कॉम्बिनेशन सही है। मेसिनर कार्पसल्स जो होते हैं वो टच एंड वाइब्रेशन कराते हैं, ना कि प्रेशर। रूफिनी एंड ऑर्गन जो है वो प्रेशर करा सकते हैं, बी एंड डी ऑप्शन जो है आपके वो सही हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल सीमन फाइंडिंग आर। WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल सीमन जो है वो कितना जो है लेवल रहता है, इसका कितना वॉल्यूम रहता है। ओके, सो वॉल्यूम की बात की जाए तो 1.5 ml, कंसनट्रेशन 15 ml, मिलियन 15 मिलियन ml, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी more than 40%, normal morphology more than 10%, pH less than 6.3 रहती। ओके, तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1.5 ml जो है वो वॉल्यूम रहना चाहिए। कंसंट्रेशन की बात करी जाए तो 15 मिलियन पर ml जो है वो कंसंट्रेशन रहना चाहिए। सीमेन की बात करते हैं कि सीमेन होता क्या है। सीमेन जो है एक सेमाइनल फ्लूइड है जिसके अंदर जो है स्पर्म सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ह्यूमन फ्लूइड एज। नॉर्मल हाइड्रोजन आयन की कितनी वैल्यू रहती है नॉर्मल? 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 40 मिली इक्विवेलेंट लीटर, 45 या 50 या फिर नन ऑफ द अबव। हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू रहती है वो लेस देन 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है। यहाँ पे कुछ बात की जाए कि पीएच कितनी रहती है ब्लड की। अगर आर्टीरियल ब्लड की पीएच पूछी जाए तो 7.35 टू 4.45 तक रहती है, और अगर वीनस ब्लड की पूछी जाए 7.31 टू 7.41 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू रिगार्डिंग हाइपोक्सीमिया। देखिए हाइपोक्सीमिया पूछा है, मिया मीन्स ब्लड में, ठीक है। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो रहा है। इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? डिक्रीज इन वेंटिलेशन, ऑप्शन बी डिक्रीज इन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऑप्शन सी inadequate utilization of oxygen by tissue despite normal delivery of oxygen, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑक्सीजन प्रेशर इन ब्लड, या फिर ऑल ऑफ दिस।
देखिए ऑप्शन डी में तो सिंपल सीधा सा दिया हुआ है कि ऑक्सीजन प्रेशर जो है आपके ब्लड में डिक्रीज हो जा रहा है। ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑक्सीजन टू टिश्यू, टिश्यू की बात हो रही है ना कि ब्लड की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी भी टिश्यू की बात कर रहा है कि टिश्यू में जो है वो ऑक्सीजन इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन, टिश्यू जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन वेंटिलेशन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन प्रेशर इन ब्लड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड टू द थायराइड ग्लैंड बाय, आयोडीन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका, एंड आयोडीन का अपटेक जो होता है वो थायराइड ग्लैंड करता है, थायराइड हार्मोन करते हैं जो कि फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं, T3 एंड T4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायरिमिडीन बेसिस, पायरिमिडीन बेसिस जो है, पायरिमिडीन जो है डीएनए एंड आरएनए के लिए फंक्शन करता है। ये टू केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए में जो है सिस्टोसाइन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है, एंड अगर आरएनए की बात की जाए तो उसमें थायमिन एंड सिस्टोसाइन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा थायमिन एंड सिस्टोसाइन। डीएनए में जो है थायमिन एंड सिस्टोसाइन प्रेजेंट होता है, थायमिन एंड सिस्टोसाइन, ठीक है। थायमिन सिस्टोसाइन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। एंड साइटोसाइन एंड यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन एंड यूरासिल जो है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर टुवर्ड द नेगेटिव पोल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन ए 5 BP, ऑप्शन बी 50 kbp, ऑप्शन सी 150 BP, या ऑप्शन डी 550 BP, या ऑप्शन ई 50,000 BP। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा बी एंड ई, 50 kbp एंड 50,000 kbp। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा galactosidase deficiency causes, beta galactosidase deficiency causes, option A Gaucher disease, option B Krabbe disease, option C Fabry disease, option E Niemann-Pick disease, option E metachromatic leukodystrophy। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की बात की जाए तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जहाँ पे जहाँ पे GM1 जीन जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। जो नर्व सेल होते हैं ब्रेन में वो डैमेज हो जाते हैं इस कंडीशन में।
GM1 गैंग्लियोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में, लेकिन यहाँ पे जब GM1 जो जीन है वो डिफेक्ट हो जाएगा तो गैंग्लियोसाइडोसिस कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी, और वहाँ पे जो है नर्व सेल्स जो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में वो फंक्शन जो है नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए की बात करते हैं। गाउशियर डिजीज जो होती है यहाँ पे भी एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाता है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से फैट जो है वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाता है लीवर, स्प्लीन, बोन टिश्यू में। अब बोन टिश्यू में जब ये फैट डिपॉजिट हो जाता है तो बोन जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्रेबे डिजीज। क्रेबे डिजीज जो होती है वो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसमें फैटी मटेरियल जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है सेल एंड टिश्यू में। गाउशियर डिजीज, क्रेबे डिजीज एंड फैब्री, नेमन, मेटाक्रोमेटिक, इन सब में ही जो है फैट की डिपोजिशन होती है। ठीक है, क्रेबे डिजीज में भी सेम यही होगा कि जो फैटी मटेरियल है वो फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वैक्स हो गया, ये सेल एंड टिश्यू में बिल्ड हो रहा है सेम गाउशियर डिजीज की तरह। ठीक है, गाउशियर डिजीज मैंने बताया कि फैट बिल्डअप हो रहा था स्प्लीन, लीवर, बोन टिश्यू में। ठीक है, फैब्री डिजीज जो है यहाँ पे सेम फॉल्टी एंजाइम की वजह से जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट है नेमन पिक डिजीज। इसमें भी फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो इसमें भी सेम यही जो है वो फैट का डिपोजिशन होता है। तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज डेफिशिएंसी जो है वो कॉज होती है क्रेबे डिजीज की वजह से, कॉज करती है वो क्रेबे डिजीज को। फर्दर अगर एसोसिएशन की बात की जाए, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो था वो तो कॉज हुआ था एक GM1 GM1 एंजाइम की वजह से, लेकिन फर्दर ये जो है बीटा